हाय फ्रेंड्स, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा होनी है और हम लोग इसी क्रम में सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि आप लोग के सिलेबस से डायरेक्ट रिलेटेड है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम लोग को अभी से तैयारी शुरू करनी है ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। और हमारा हैशटैग भी यही है, अपनी नौकरी पक्की करो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, यानी कि सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। और यह रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और आप लोग को पता होगा कि सिंधु सभ्यता की खोज प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग या फिर ऑप्शन डी महाभारत युग। इसका सही जवाब है आंसर ए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है और 600 से 300 ईसा पूर्व का समय जो है वह सूत्र युग का समय था। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बोगाज कोई जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या फिर ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। संगम युग में उरियूर जो है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। और उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी रघुलाभद्र या फिर ऑप्शन डी मखली गोसाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मखली गोसाल। यह आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे और इनकी अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। और इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत और मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते हैं। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ था और आजीविकों का उल्लेख पतंजलि में भी किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी कुषाण या फिर ऑप्शन डी गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त। वैष्णव धर्म के विषय में सबसे प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। और भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासक का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था और गुप्त राजाओं ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति भी खुदवाई थी।
यानी कि गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर अन्य देशों तक ही हुआ था। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रूमियन देय स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ या फिर ऑप्शन डी भ्राबु स्तंभ। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भ्राबु स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था और अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने की थी और अशोक के टोटल जो शिलालेख है वो 14 है और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1937 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी और अशोक ने भ्राबु बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानम प्रियदर्शिनो लाजिनो मागोहो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध है। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी और अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो रूमेदेई है। तो आप लोग को स्तंभ से संबंधित इस प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा स्तंभ क्या है या फिर किसने अपने इसकी संख्या कितनी है या फिर सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पान्हो, ऑप्शन सी जातक कहानियाँ या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिलिंद पान्हो। यह एक पाली ग्रंथ है और इसमें हिंद यवन शासक मिनोडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया और इसमें किसी भी व्यापारिक मार्ग का उल्लेख नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त वंश। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख सकते हैं या फिर आप लोग पहले अपने मन में आंसर सोच लीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा, उसके बाद ही आप हमारा आंसर देखें तो आप लोग को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त थे और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और इसके शासक को गारेना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वैत हुई। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वैत हुई थी और उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ताजुद्दीन यल्दुज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन कुवाचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे प्रथम अक्ता मोहम्मद गोरी ने प्रदान किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि जो है वो अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के सुल्तान बने थे और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी और दिल्ली की शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी और राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वल्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चांदी और तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता और तांबा, या फिर ऑप्शन डी सोना जस्ता और तांबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगानी और जीतल ये चांदी और तांबा के बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इमामी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर ऑप्शन डी रसखान। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी, मुख्य विशेषता क्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अधिशेष लगान, या फिर भू राजस्व, या बंदरगाहों से आमदनी, या फिर मुद्रा प्रणाली। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वह है इसकी करेंसी सिस्टम यानी कि मुद्रा प्रणाली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन सी तुलुगमा प्रथा, या फिर ऑप्शन डी अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था ऑप्शन सी तुलुगमा प्रथा, यानी कि बाबर जो है वो तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की थी और इसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, या फिर अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाबीत का संबंध किससे था। राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाबीत का संबंध राज्य के कानून से था। और इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे और साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक यू सो मच।